चलिए दोस्तों, बीके और अकाउंटेंसी की शुरुआत करेंगे। आज इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में अभी हम लोग एक्चुअली टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो बॉम्बे आपका एचएससी बोर्ड है, जो महाराष्ट्र का एचएससी बोर्ड है, उसको हम लोग बैरोमीटर मान के ये टॉपिक सारे लोगों को दे देंगे। तो अगर आपके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का अगर बोर्ड का कुछ अलग होगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, जो एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र का है, आई विल गो बाय द सिलेबस स्ट्रिक्टली ऑफ एचएससी महाराष्ट्र। तो उनका जो ऑफिशियल वर्जन है बुक का, वो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कहीं से कर सकते हो। मैं भी अगर पॉसिबल है तो उसका लिंक भेज दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट विल बी आवर बेसिस। और अब किसी को अगर कोई सा भी वीडियो अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ से लेकर अगर वो कंटिन्यूएशन में नहीं है तो आप सिर्फ ये वीडियो देख के भी पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। आपको कुछ डाउनलोड करने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। इसके लिए इन एडिशन टू वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग आप डेफिनेटली वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका हार्ड कॉपी जैसे ही अवेलेबल रहेगा तो यू कैन यूज दैट हार्ड कॉपी एज वेल। ओके, तो लेट अस बिगिन। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन एंड फाइनल अकाउंट्स। पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का नाम याद रखने का है। किसी भी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगा, जो मगिंग अप है वो हम लोगों को कम से कम करना है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाना है। मतलब जिसको हम लोग रट्टा मारना कहते हैं, तो वो रट्टा नहीं मार के भी हम लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं। वो कैसे, वो हम लोगों को देखना है। मेरे 11th और 12th स्टैंडर्ड में मुझे अभी भी याद है कि जर्नल एंट्रीज मगअप कराए थे हमसे। तो ऑब्वियसली हम लोगों को वो फॉल्टी मैकेनिज्म से एजुकेशन सिस्टम को बाहर लाना है, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा, समझ के ऊपर हम लोग ज़्यादा वे करेंगे। वहाँ पे अपने को ज़्यादा काम करना है रादर दैन मगिंग अप द थिंग्स। तो नॉट ओनली डेफिनेशन, मैं आपको ये कहता हूँ, बाद में जर्नल एंट्रीज भी आएंगे, सम सॉल्व किए हुए आएंगे, वो सब जगह पे अपना अंडरस्टैंडिंग ओपन रखें। माइंड ओपन रखना इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कहते हैं, वैसा ही है। तो माइंड ओपन रखो, किसी भी चीज़ को मगअप करना नहीं है, ये एक दिमाग में रखें। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट इज द रिलेशन बिटवीन existing persons who have agreed to share profits of a business। तो हम लोग जो कहते हैं कि अरे ये तो मेरा पार्टनर है। पार्टनर है मतलब क्या है? बोथ ऑफ देम हैव टू अग्री। आप कल उठ के कहेंगे कि अमिताभ बच्चन हमारे पार्टनर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को भी मालूम होना चाहिए ना कि आप उनके पार्टनर हो। सो इट हैज टू बी agreed upon between both the parties. So it is a relationship exists between existing persons। एक्स पार्टनर, कोई एक आध पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के चला गया, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि आज वो हमारा पार्टनर है। या कोई डिसीज पार्टनर है, मतलब डिसीज मतलब जो डाइड पार्टनर है, तो उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा पार्टनर है। सो इट इज द रिलेशनशिप which is between the two persons, two or more persons who have agreed to। अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट होना राइटिंग में होना क्यों जरूरी है? एक दूसरे का कितना भी फेथ है, एक दूसरे के ऊपर कितना भी फेथ है, एक बार डॉक्यूमेंटेड होगा तो अच्छा रहता है सबके लिए। आपने वो कहा था, हमने ये कहा था, ऐसे डिस्प्यूट्स उससे बढ़ते हैं। तो वट एवर यू हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट, पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अग्रीमेंट क्यों चाहिए? बाद में उठ के जब डिस्प्यूट होता है टू और मोर पार्टीज में, जब पार्टनर्स में डिस्प्यूट होगा, तब आप जाके वापस इस पार्टनरशिप का क्लॉज देखेंगे। ये पर्टिकुलर लाइन था, देखिए हम लोगों ने ये अग्री किया था। अग्रीमेंट का मतलब ही है दैट बोथ द पार्टीज और टू और मोर पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन सर्टेन थिंग्स। आजकल कमर्शियल टर्म्स में हम लोग एमओयू कहते हैं शुरुआत में। तो एक एमओयू होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम इस वर्ड का मतलब ही है मेमोरी। तो हमारा मेमोरी फेल हो सकता है। आज हम लोगों ने कल जो पढ़ा है वो 2 महीने के बाद याद रहेगा ही, इसका
अपने मेमोरी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसके लिए हम लोग लिख के पढ़ाई करते हैं। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग। तो इसका मतलब है मेमोराइज करें। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों पार्टीज का ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसका मेमोरेंडम मतलब वो राइटिंग में टर्म्स ले लिए, दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, एमओयू तैयार हो गया। तो वो एमओयू जो है वो इसका सेमी फॉर्मल वर्जन है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, अग्रीमेंट। who have agreed to। पार्टनरशिप क्यों करते हैं? नेचुरल है। पार्टनरशिप क्यों करेंगे? इसका एक बेसिक रीजन है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अगर चैरिटी करना है तो वो पार्टनरशिप में नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टनरशिप या किसी भी कमर्शियल फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग बोलते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इज द पैरामाउंट, द बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो होगा प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और अगर 2 और मोर पार्टनर्स दे आर कमिंग टुगेदर विद अ कॉज, यहाँ पे कॉज क्या है? प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। तो प्रॉफिट्स बढ़ाने के बाद शेयरिंग तो होगा ही। तो शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अभी 25 साल से ज्यादा प्रोफेशन में हूँ। एज अ प्रोफेशनल मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप हो गया और आप जूनियर पार्टनर करके सामने आए और मैं सीनियर पार्टनर, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे लेक्चरिंग में और बाकी सारे काम से मुझे वक्त नहीं मिलेगा, काम जो है वो आप करो, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन मैं करूँगा। तो इसको टेक्निकली इस पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। स्लीपिंग क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। डे टू डे बिजनेस जो है वो जूनियर पार्टनर, मतलब अपने एग्जांपल में आप जूनियर पार्टनर बनके आप ये पर्टिकुलर बिजनेस चला रहे हो। फिर पार्टनरशिप कैसे हुई? आज आपके पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है या कम है, इसके लिए मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए बाद में हम लोगों ने कहा कि ठीक है, मेरा कैपिटल आपका इफर्ट, ये दोनों मिला के हम लोग कर लेंगे पार्टनरशिप। दैट वे प्रॉफिट्स विल बी शेयर। नाउ इन दिस एग्जांपल द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। ये एग्जांपल से आपको एकदम सिंपल समझेगा। एक तो दोनों पार्टनर्स एक्टिवली काम करेंगे, एक परचेज करेगा, दूसरा सेल करेगा, एक रीजन में एक प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, दूसरा मार्केटिंग करेगा। ये बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है। या दूसरा, अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि ओनली वन पार्टनर इज रिप्रेजेंटिंग अदर्स। दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया वो आप एफर्ट करोगे, मेरा कैपिटल, हमारा पार्टनरशिप। तो ये डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में आया है। अब ये डेफिनेशन यहां खत्म हो गई। प्रोफेसर हैंडी करके और एक डेफिनेशन उन्होंने दी है। अब याद कैसे रखेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि मगअप नहीं करना है और याद भी रखना है। तो इंग्लिश में जिसको कहते हैं दिस विल कम हैंडी, तो ये प्रोफेसर हैंडी का नाम हम लोग वैसा याद रख सकते हैं। दिस एडिशनल पार्ट ऑफ डेफिनेशन विल कम हैंडी फॉर अस। व्हाट आर दे? ये पार्ट्स तो है ही इनके डेफिनेशन में, तो वो वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं। कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको मैं बताऊंगा 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। एक है द पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, द पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट। दूसरा द पर्सन हु इज ल्यूनेटिक, मतलब हमारे लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं पागल है, तो उसका टेक्निकल वर्डिंग ऐसे होगा द पर्सन हैविंग अनसाउंड माइंड, हिज माइंड इज नॉट साउंड, हिज माइंड इज नॉट फर्म, फ्लिमजी है, सो वो। और तीसरा जो इंसान 18 ईयर्स से कम है, मतलब ही हैज नॉट अटेन्ड मेजॉरिटी, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, ही इज अ माइनर। तो ये तीनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक जो जिसको हम लोग इडियट कहते हैं, ल्यूनेटिक कहते हैं। इडियट मतलब जन्म से वो थोड़ा सा उनका मेंटल प्रॉब्लम है, और ल्यूनेटिक मतलब उसको कभी कभी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आते हैं। तो ड्यूरिंग दैट ल्यूनेसी अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसके सो कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोगों ने ये 3 लोग देखे, बैंकरप्ट, माइनर एंड
idiot or person with lunatic mind, they are not competent to contract. वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है. इसके for lawful business, smuggling is an example of unlawful business. So जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि लोगों का बेचना और खरीदी करना, दैट इज समथिंग विच इज अनलॉफुल. तो ऐसे एग्जांपल्स है, या जो आप कहते हो कि ड्रग्स है तो दे आर नॉट अलाउड, दे आर प्रोहिबिटेड. सो दीज आर अनलॉफुल बिजनेसेस. तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. एंड फॉर अर्निंग प्राइवेट गेन्स, तो ये हम लोग जैसे हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया, ये चैरिटी के लिए नहीं है. ये प्रॉफिट्स जो कमा रहे हैं दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स. देयर इज एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स. तो ये डेफिनेशन के अलग अलग पॉइंट्स है जिनको हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में डाल दिया. तो इसमें कुछ फीचर्स पहले से डिस्कस हो चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है जो अभी हम लोग कर रहे हैं. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब व्हाट आर द बुलेट पॉइंट्स. पार्टनरशिप मतलब क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ड पार्टनरशिप. एक तो अग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि अग्रीमेंट की जरूरत क्या है, लिखा पढ़ी होना जरूरत क्यों है, क्योंकि नहीं तो बाद में जब डिस्प्यूट होता है, देखो जब अच्छा चल रहा है तब तक कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब डिस्प्यूट होता है तो आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, तो वो बाद में कहाँ सुनी की बात ही नहीं रखनी है. whatever we agree upon, let us put it in the writing. That's why whatever we agree upon, there is an agreement. प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब हम लोग दो पार्टनर्स की बात करते हैं, एक पार्टनर दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करता है. इन अदर वर्ड्स ही इज एन एजेंट एंड साइमल्टेनियसली ही इज आल्सो द ओनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म, सो ही इज प्रिंसिपल आल्सो. सो जब मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर इस हैसियत से जज के सामने पेश होता हूं, व्हेन आई प्रेजेंट माय सेल्फ, then I am an agent on behalf of other partners also, and simultaneously because I am also the owner of this particular business, I am also the principal. तो एक मैं प्रिंसिपल भी हूँ और साइमल्टेनियसली बाकी सारे पार्टनर्स का मैं एजेंट भी हूँ. लॉफुल बिजनेस की बात अभी हम लोगों ने प्रोफेसर एंडी की डेफिनेशन में कर दी, दैट इट शुड ऑलवेज बी ओनली फॉर लॉफुल बिजनेस. तो कल के वो अग्रीमेंट नहीं हो सकता दैट यू अलाउ समबडी टू कमिट सुसाइड, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता बिकॉज इट इज अनलॉफुल. यू कैन नॉट इंड्यूस समबडी टू लाइक यू नो आस्क फॉर हिज डेथ, वी कैन नॉट डू दैट. तो इसके लिए लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए हैज डाइड, तो ए के लड़के को या लड़की को अगर पार्टनरशिप में लेना है और एज ऑन डेट वो माइनर है, तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. माइनर विल नॉट इनकर एनी लॉसेस. माइनर को आप लॉस नहीं देंगे, इसके लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. लेकिन इन द इवेंट ऑफ माइनर, इन द केस ऑफ माइनर, लॉस वो शेयर नहीं करेगा. ये लॉ के खिलाफ है. उस माइनर को अभी तक कुछ समझता नहीं है. जब 18 साल का होगा तो उनको फिर नोटिस दिया जाता है, नाउ यू हैव बिकम मेजर, नाउ यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद पार्टनरशिप और नॉट, दैट यू डिसाइड. लेकिन इसके आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे एज अ पार्टनर तो आपको प्रॉफिट के साथ लॉस भी शेयर करना पड़ेगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी इज अवर नेक्स्ट पॉइंट. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ और वो पार्टनरशिप के का पूरा कैपिटल खत्म हो गया तो पार्टनर्स इंडिविजुअली लायबल रहेंगे. अभी इसका वर्जन एक जो नया वाला वर्जन जो इंडिया में भी आया है, इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. वहां पे ये प्रोविजन है कि ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है उससे छुटकारा हो कि आप पार्टनरशिप भी करो और आपका लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगा. लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट, कंपनी में जैसा होता है, लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल. जितना सब लोगों ने मिलकर कैपिटल डाला है, अगर वो पूरा के पूरा कैपिटल खत्म हो गया तो कंपनी खत्म हो गई.
भले लीगल प्रोसेस हाउ टू डू इट इज अ सेपरेट पार्ट, लेकिन कंपनीज लायबिलिटीज लिमिटेड, किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के पास आप जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये पैसा हमको दे दे, हमारे कंपनी में लॉस हो गया, कंपनी हाथ ऊपर करने को तैयार है, हाथ ऊपर कर सकती है, वैसे पार्टनर्स इंडिविजुअली नहीं कर सकता। और इसका एक्सेप्शन में मैंने आपको बता दिया, जो इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है, LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट हैज ऑलरेडी कम ऑन द सीन, लेकिन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अभी तक वैसा ही है। रजिस्ट्रेशन मैंने अर्लियर इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, अर्लियर पार्ट में। रजिस्ट्रेशन इज एट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्पोजल। हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मतलब अगर कोई दो लोगों ने पार्टनरशिप किया तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी क्यों है? कल उठ के आपस में सिर्फ स्टैम्प पेपर पे, लोगों को क्या लगता है स्टैम्प पेपर पे लिख लिया मतलब काम हो गया। नो, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट, बट दैट अग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड आल्सो। सिर्फ एग्जीक्यूट करके काफी नहीं है। जब हम लोग ये गवर्नमेंट को कहते हैं, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, हम लोगों ने गवर्नमेंट में ये डाल दिया उसका एक कॉपी, वो डॉक्यूमेंट करके एक रजिस्टर हो गया। एज सून एज इट गेट्स रजिस्टर्ड, उसमें जो लिखा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट का प्रोसीजर हम लोगों ने कंप्लीट किया, स्टैम्प ड्यूटी भरा है और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भरे हैं। इसका मतलब है अभी वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। कल उठ के कोर्ट में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर सिर्फ स्टैम्प पेपर में अगर आपने अग्रीमेंट कर दिया और एक पार्टी ने डिनाई कर दिया कि ये मेरा सिग्नेचर है ही नहीं, तो वो प्रूव करने से कि भाई ये सिग्नेचर भी इनका है, वहाँ पे जहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे थंब का इंप्रेशन भी जाता है, आपका फोटो जाता है, फोटो आईडी होता है, आपका फोटो निकाला जाता है, तो इससे ये प्रूफ बनता है दैट द अग्रीमेंट हैज बीन बिटवीन ए एंड बी। तो दैट इज वेरी वाइटल। कल उठ के अगर कुछ पॉइंट पे प्रूव करना है कि यही अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट रजिस्टर करना क्यों जरूरी है, समझ लीजिए कि कल उठ के ए पार्टी बोलेगी कि ये हुआ ही नहीं था और ये प्रूव करो, तो बहुत मुश्किल होता है। सिविल में ईयर्स टुगेदर, ये लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि ईयर्स टुगेदर यू कैन ड्रैग द लिटिगेशन। तो रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मीन्स कि भाई वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, वो कम हो जाए। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया है प्रॉफिट शेयरिंग में कि भाई ओनरशिप जॉइंट है, सिर्फ एक किसी पार्टनर का नहीं है, ये इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टनर्स। मैनेजमेंट जैसे हम लोगों ने दोनों एग्जांपल्स ले लिए कि ए परचेस करेगा, बी मार्केटिंग करेगा, ए प्रोड्यूस करेगा, बी सेल करेगा, मैनेजमेंट बोथ ऑफ देम। हाउएवर इट कैन आल्सो हैपन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक सीनियर पार्टनर मैं हूं, मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, आप जूनियर पार्टनर हो और आपका एफर्ट है और मेरा कैपिटल है, वहां पे मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स आपके लिए, आपके ऊपर। सो जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। डिसोल्यूशन का एक प्रोसीजर होता है, आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा दैट दिस फर्म इज डिसकंटिन्यूइंग, आपके कुछ डेट्स है, आपके कुछ लायबिलिटीज हैं, क्लियर करने के लिए पब्लिक नोटिस होता है। एक नंबर ऑफ डेज के बाद, वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये अनाउंस कर सकते हैं दैट मिस्टर सो एंड सो, ये जो एक फर्म था वो डिसॉल्व हो गया। सो दीज आर द फीचर्स। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसका जनरल नॉलेज भी दे रहा हूँ, जनरल आइडिया भी दे रहा हूँ। ये जनरल आइडिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मगिंग अप इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दी अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपने वो समझ लिया, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये एक बार आपने समझ लिया तो अपने आप प्रोविजन याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड, डीड मतलब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जब रजिस्टर होगा तो इट विल बिकम फॉर्मल, ये अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इस पार्टनरशिप डीड में, आइए वो देखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होना ही चाहिए, आपका ऑफिस कौन सा होगा, क्या पार्टनर के घर से शुरुआत हो सकती है एड्रेस, द आंसर इज यस। इनिशियली जब तक आपने नया असेट नहीं बनाया तब तक पार्टनर का घर भी ये एड्रेस करके दे सकते हैं। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, क्या उसके लिए 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का ड्यूरेशन है या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब ये जो पीरियड है वो चलते रहेगा जब तक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस नहीं देगा तब तक। कैपिटल कितना होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दिस इज ऑल। देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर्स कंसर्न।
ये किसके लिए बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, कैपिटल कौन डालेगा, ये सब आपस में आप लोगों ने बैठ के डिसाइड की हुई बातें हैं। उसमें हम लोगों को ये सारे पॉइंट्स सिर्फ एक पॉइंटर्स है, ये होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीट होगा। राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है, किसका क्या राइट है, किसका मतलब ये इस काम के लिए क्या कार यूज कर सकते हैं क्या, दैट इज व्हाट इज हिज राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये क्या है, ये हम लोगों को इसमें आप स्पेसिफाई करो। लायबिलिटी क्या है, अगर पैसा मतलब पैसा अगर लाना है, हु विल बोरो द मनी एटसेट्रा एटसेट्रा, सो किसकी लायबिलिटी है, किसका राइट है, किसका ड्यूटी है, ये सारा उधर स्पेसिफाई करो, मतलब बाद में झगड़ा नहीं हो। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा, अगर नया पार्टनर अगर लेके आना है, हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर नया पार्टनर आएगा तो साथ में कैपिटल लेके आएगा, साथ में गुडविल का उसका शेयर भी लेके आएगा, तो तब क्या ओल्ड पार्टनर्स कुछ लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, अगर नहीं लेके जाएंगे तो कितने दिनों के बाद लेके जाएंगे, वगैरह वगैरह। सो व्हाटएवर यू वांट, देखो पॉइंट नंबर 7, लेट अस कंटिन्यू। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा नहीं आएगा, अगर जा रहा है कोई पार्टनर रिटायर होके या इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, कितने दिनों में उसके पार्टनर के लीगल हेयर को पैसा मिलना चाहिए, ऑल दोस प्रोविजंस विल बी ड्राफ्टेड ओवर हियर। ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बाद में नहीं रखना है, इसके लिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट ओनली द डीड इज मेकिंग इट क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका कैपिटल है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, लेकिन वो भी बताइए कितना इंटरेस्ट लेना है, बैंक रेट से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट नहीं लेना है ये भी आपका चॉइस है, आप क्या चॉइस करते हो उस हिसाब से आपका एग्रीमेंट में ड्राफ्टिंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है आपको मालूम है, कुछ स्टॉक्स, कुछ चीजें, कुछ पैसा पार्टनर ड्रॉ करेगा उसके पर्सनल यूज के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो अगर आप बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हो, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये दोनों आप जब पार्टनरशिप डिसाइड करोगे तभी के तभी आप ये भी फाइनलाइज करना। जो मेहनत कर रहा है पार्टनर, जो पार्टनर मेहनत कर रहा है उसको सैलरी मिलेगा, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आप कुछ कमीशन ड्राफ्ट कर सकते हो, तो एक सैलरी कमीशन, तो जो एफर्ट दे रहा है पार्टनर उसको सैलरी कमीशन क्या मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के चेक्स उसी दिन बनने चाहिए, क्योंकि क्या है डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब अभी बिजनेस खत्म हो रहा है, तो ए ज़्यादा पैसा लेके गया, बी ज़्यादा पैसा लेके गया एटसेट्रा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोनों मिलके बैंक में जाएंगे, दोनों मिलके दोनों चेक्स के ऊपर साइन करेंगे, जो कुछ आपको डिसाइड करना है वो डिसाइड करके वो भी आप डाल दीजिए। डिस्प्यूट्स में सबसे बड़ा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनिशियल लेवल में आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन मतलब आप और मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों को जिसके ऊपर ट्रस्ट है उस इंसान के पास जाएंगे, आप आपका पॉइंट रखो, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, और वो इंसान जो है वो डिसीजन दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन लीगल प्रोसेस नहीं है, शुरू का प्रोसेस है, सेमी लीगल या क्वाज़ी लीगल जिसको कहते हैं वो वाला प्रोसेस है। तो इनिशियली आर्बिट्रेशन में जाओ, अगर वो नहीं हुआ तो कौन सा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, तो वो हायरार्की जो है उस हिसाब से जो लॉ है, तो डिस्प्यूट आप कैसे रिजॉल्व करोगे आपस में। सो आर्बिट्रेशन विल बी और वन ऑफ द पॉइंट्स, जो बड़े कंपनीज का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, तो आर्बिट्रेशन के लिए अलग से अग्रीमेंट ही होता है। आर्बिट्रेशन इज नॉट ओनली अ क्लॉज ऑफ द अग्रीमेंट बट देयर इज अ सेपरेट अग्रीमेंट विच इज साइंड फॉर आर्बिट्रेशन। तो उसमें आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, कमर्शियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, साइंस से रिलेटेड है, रिसर्च के रिलेटेड है, तो उधर वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए उधर होना चाहिए। एंड एनी अदर मैटर, इसके लिए दीज आर ओनली पॉइंटर्स, आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, अपने आप याद रहेगा अगर आप ठीक से ध्यान लगा के सुनेंगे और ये देखेंगे साइमल्टेनियसली, और अगर आपका होमवर्क आप करते रहोगे
जैसे ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था आपको 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग, तो आप जो कुछ समझ में आ गया वो आप वापस लिखिए, एक बार लिखना और बाद में हर एक महीने में एक बार देखेंगे तो भी उतना रिवीजन काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक रोकेंगे, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ इन द कमिंग पार्ट्स, इसके आगे जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है इसके, ये प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हम लोग करेंगे। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, वी अश्योर हियर टू यू ऑल के 12th स्टैंडर्ड का पूरा के पूरा सिलेबस हम लोग कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं और ये सारे वीडियोस आपको एब्सोल्युटली फ्री हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज अवर सोशल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अपलोडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।